वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें हमारे लिमिट टेस्ट चल रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन के लिए लिमिट टेस्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल लिखने के लिए हमें इसके रिएक्शन पता होने चाहिए। रिएक्शन को पहले अगर हम समझ ले तो हमें पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कैसे लिखना है, प्रिंसिपल फिर आसान हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या है? जो हमें आयरन है सैंपल के अंदर या वो अगर Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe3 पॉजिटिव को हम बोलेंगे फेरिक की फॉर्म, यानी कि फेरिक आयन। दिस इज फेरिक आयन। अगर वो फेरिक की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसको फेरस में चेंज करेंगे। फेरस में चेंज कैसे होगा? Fe2 पॉजिटिव को बोलते हैं हम फेरस, फेरस आयन। इसको इसमें चेंज करने के लिए, फेरिक को फेरस में चेंज करने के लिए यूज करते हैं हम थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है? CH2 COOH एंड SH, ये होता है हमारे पास थायोग्लाइकोलिक एसिड। इसे कैसे बनता है? अगर हम एसिटिक एसिड ले लें CH3 COOH, तो हाइड्रोजन के साथ अगर सल्फर लग जाए, अगर हम इसमें सल्फर ऐड कर दें तो ये बना देगा थायोग्लाइकोलिक एसिड। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड को याद करने का तरीका है ये। उसके बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या सैंपल के अंदर हमारा प्रेजेंट था, या तो सैंपल के अंदर हमारा प्रेजेंट हो सकता है फेरिक फॉर्म में, सैंपल के अंदर आयरन या तो फेरिक फॉर्म में होगा या फेरस फॉर्म में होगा। तो अगर फेरिक में प्रेजेंट है तो हम उसको फेरस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऑलरेडी फेरस में है तो फिर उसके बाद की रिएक्शन करेंगे। तो फेरस में, फेरस को आगे कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके अंदर हम डालेंगे सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया। सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया, एक एसिड डाला और हमने बेस डाला, और साथ में डालेगा थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो ये सब डालने के बाद हमें मिलेगा फेरस थायोग्लाइकोलेट। फेरस थायोग्लाइकोलेट क्या होता है? FHCOO twice Fe। ये है हमारे पास फेरस थायोग्लाइकोलेट। फेरस थायोग्लाइकोलेट ये हमें मिलता है पर्पल कलर का। ये कैसा कलर का होता है? हमारे पास पर्पल कलर का कंपाउंड आएगा, ये हमें शो करेगा पर्पल कलर। तो ये थी इसकी मेन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को जब हम, ये तो रिएक्शन होगी, इससे पहले हमें लिखना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने बताया कि रिएक्शन समझ लो, प्रिंसिपल अपने आप लिखा जाता है। प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे? इन जो रिएक्शन है हमारे पास उसको हम वर्डिंग फॉर्म में लिख देंगे। कैसे कि इन आवर सैंपल इफ वी हैव आयरन इन द फेरिक फॉर्म, then we use thioglycolic acid and changes into it ferrous form. But if in the sample iron is present in ferrous form, then in the presence of citric acid and ammonia and thioglycolic acid, it gives us a ferrous thioglycolate of a purple color compound. ये हो गया इसका प्रिंसिपल, ये हो गया इसकी रिएक्शन। अब लिमिट टेस्ट, अब रोल क्या क्या है? थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल क्या है? अब हम लिखेंगे रोल क्या क्या है इनके। थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल क्या है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है हमारे आयरन 3 पॉजिटिव से आयरन 2 पॉजिटिव में। किसका हम देख रहे हैं? थायोग्लाइकोलिक एसिड
अल्कलाइन मीडियम फॉर द रिएक्शन। जैसे NH3 को वाटर के साथ रिएक्ट करे तो NH4OH जो कैसा होता है, बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर। फिर आता है हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनिया, प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन विद अमोनिया। क्या करता है, जैसे अगर आयरन के अलावा कोई और इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसके भी प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस हैं। तो अगर वो प्रेसिपिटेट को हमें फिर वो अगर इम्प्योरिटीज भी अगर साथ में मिक्स हो गई तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना हमारे पास आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो सिट्रिक एसिड बाकी इम्प्योरिटीज को प्रिवेंट करता है, मतलब कि सिर्फ आयरन एंड आयरन की इम्प्योरिटीज ही हमें शो होती है। क्या होता है सिट्रिक एसिड, क्या करता है सिट्रिक एसिड का रोल क्या है, प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन विद अमोनिया, प्रिवेंट प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन विद अमोनिया, आयरन के प्रेसिपिटेट को प्रिवेंट करता है। फिर आता है इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टैंडर्ड्स, एक तो हमने बनाया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि जो जो हम आयरन को लेके चल रहे हैं उसके अंदर, एंड सेकंड हम टेस्ट सैंपल, जो हमारा टेस्ट जिसका हमने टेस्ट करना है हम वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। प्रोसीजर, प्रोसीजर में क्या है, एक तो हम टेस्ट सैंपल तैयार करेंगे, एक हम स्टैंडर्ड सैंपल तैयार करेंगे। सो टेस्ट को T से डिनोट करेंगे, टेस्ट सैंपल, एंड स्टैंडर्ड सैंपल, स्टैंडर्ड को S से, टेस्ट को T से। और ये दोनों ही सैंपल जब लेंगे तो हम ये सारा प्रोसीजर होगा नेस्लर सिलेंडर के अंदर, ये होगा नेस्लर सिलेंडर। दोनों के लिए अलग अलग नेस्लर सिलेंडर लिया जाता है, उसके लिए हम अलग से नेस्लर सिलेंडर लेंगे एंड टेस्ट सैंपल के लिए अलग से नेस्लर सिलेंडर लेंगे, यानी कि हमें चाहिए दो नेस्लर सिलेंडर एक इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो प्रोसीजर में क्या आएगा, टेस्ट सैंपल को हम तैयार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने सैंपल लिया, उसमें वाटर मिक्स किया और उसको डिसॉल्व किया अप टू 40 ml विद वाटर। क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है, सैंपल लिया हमने, सैंपल मतलब कि जो हमारे पास कंपाउंड है जिसका हमने टेस्ट करना है वो सैंपल ले लिया, सैंपल उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर मिक्स किया, उसको डिसॉल्व कर दिया। कब तक करना है, अप टू 45 ml ऑफ वाटर, 40 ml ऑफ वाटर। ये है हमारा टेस्ट सैंपल। टेस्ट सैंपल तैयार करने के बाद हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमें क्या लेना है, 2 ml तो लेना है स्टैंडर्ड आयरन का, 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन, जो कितने का होना चाहिए हमारे पास, 20 ppm ऑफ आयरन। कितना होना चाहिए, 20 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयरन होना चाहिए उसके अंदर, 20 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयरन होना चाहिए। उसको भी हम डाइल्यूट करेंगे अप टू 40 ml तक, अप टू 40 ml ऑफ वाटर। तो ये दो पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट होता है फर्स्ट पॉइंट, जिसको क्या होता है, डिफरेंट होता है बाकी सारे जो हमारे, इसके बाद हम जो डालेंगे वो दोनों के अंदर सेम डलेगा, बट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि हम एक तो टेस्ट सैंपल तैयार कर रहे हैं, टेस्ट सैंपल में तो हमने जिसका टेस्ट करना है वो, और स्टैंडर्ड में तो हम आयरन की इम्प्योरिटीज को लेके ही चलते हैं कि आयरन तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही है, तो और टेस्ट में हम चेक करते हैं कि आयरन है कि नहीं है और कितना है। सो सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट में हम ऐड करेंगे 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन
जब भी हम टेस्ट करते हैं, लिमिट टेस्ट में अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम ऑलवेज यूज करेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ही है, जहां भी वाटर आए वहां पे मतलब है कि डिस्टिल्ड वाटर यूज करें। अगर हम लैब के अंदर ये टेस्ट कर रहे हैं तो हम वहां पे डिस्टिल्ड वाटर ही यूज करेंगे, तभी हमारा टेस्ट क्या है, सक्सेसफुल होगा। तो इसके बाद क्या करना है हमारा, इसके बाद का स्टेप होता है कि उसको हमने क्या किया, मिक्स करेंगे विद द ग्लास रोड। दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट ग्लास रोड रहेगी। टेस्ट सैंपल के लिए हम डिफरेंट ग्लास रोड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए हम डिफरेंट ग्लास रोड यूज करेंगे। क्योंकि अगर एक ही ग्लास रोड प्रेजेंट है तो उसकी इम्प्योरिटीज उसके अंदर आ जाएगी, उसकी इम्प्योरिटीज उसके अंदर चली जाएगी, तो भी हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसमें 6th स्टेप में हम लिखेंगे स्टिर विद द ग्लास रोड एंड अलाउ टू स्टैंड इट फॉर 5 मिनट। उसको 5 मिनट तक पीपीटी बनने के लिए हम रखते हैं। 5 मिनट तक हम उसको रखते हैं ताकि उसका प्रेसिपिटेट है जो सारे के सारे नीचे बैठ जाए, जो हमारे पर्पल कलर के इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनेंगे वो नीचे बैठ जाए। फिर आती है इसकी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे कि टेस्ट हमारा पास हुआ या फेल हुआ। पास या फेल का मतलब क्या है कि अगर टेस्ट सैंपल का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे विद द व्हाइट बैकग्राउंड के सामने रख के हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा ज्यादा पर्पल है। अगर टेस्ट सैंपल ज्यादा पर्पल हुआ और स्टैंडर्ड कम पर्पल हुआ तो इसका मतलब क्या है, आयरन की इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है हमारे सैंपल के अंदर। सैंपल के अंदर क्या हमारा आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट और जो हमारा कंपाउंड है वो गलत है, हमारा टेस्ट फेल हो चुका है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड का ज्यादा पर्पल हुआ, टेस्ट सैंपल का कम पर्पल हुआ, तो क्या इसका मतलब हुआ कि हमारा जो टेस्ट है वो पास हो चुका है, वो हमारे में इम्प्योरिटीज कम प्रेजेंट है। और अगर दोनों का बराबर हुआ, सेम ही हुआ, सेम ही इंटेंसिटी है दोनों पर्पल कलर की, तो हम कहेंगे कि तो भी क्या है, हमारे में उतनी ही इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जितनी इसके अंदर चल जाती है, मतलब जितनी होनी चाहिए। फिर ये अगर हमारा ऑब्जर्वेशन होगी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट में वही लिखेंगे कि हमारा टेस्ट में कितनी इसकी इंटेंसिटी आई है, इससे ज्यादा है या कम है। ये हो गया हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो क्या है इसका प्रिंसिपल क्या था, ये बेस्ड करता है ऑन इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद थायोग्लाइकोलिक एसिड। इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया टू फॉर्म पर्पल कलर्ड कंपाउंड, पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट। तो ये इसका प्रिंसिपल में बेस्ड थी, इसकी रिएक्शन हमने कर लिया, उसके बाद इसका प्रोसीजर हमने कर लिया, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। इसके बाद हमारे पास आते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिए। क्या आएंगे फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लिमिट टेस्ट किस किस के लिए है, लेड हो गया, टिन हो गया, एंटीमनी, बिस्मिथ, कोबाल्ट, मैग्नीज। लेड, एंटीमनी, बिस्मिथ, टिन, कोबाल्ट, मैग्नीज, जो ये हैवी मेटल्स हैं इनके लिए हम ये टेस्ट करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिए हमारे पास 4 मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी एंड मेथड डी। सो मेथड ए किसके लिए यूज होता है, फॉर कलर्ड सब्सटेंसेस के लिए, जैसे फॉर कलरलेस सब्सटेंसेस के लिए। मेथड ए फॉर कलरलेस सब्सटेंसेस, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड है उसको कोई कलर नहीं तो हमें पता नहीं चला कि उसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो क्या हम उसके लिए मेथड ए यूज करेंगे। फिर आता है हमारे पास मेथड बी। मेथड बी होता है फॉर
ये उनके ऊपर बेस्ड होता है जो रिएक्शन शो करते हैं विद बिटवीन जो थायोएसिटामाइड है, जो थायोएसिटामाइड और हैवी मेटल्स के बीच की रिएक्शन होती है, उनके लिए हम यूज करते हैं मेथड डी एसिटिक मीडियम के अंदर। तो क्या आएगा, बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन थायोएसिटामाइड amide and heavy metals in acidic medium। जो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शंस होती है, जो ये उनके ऊपर बेस्ड होता है, थायोएसिटामाइड एंड हेवी मेटल्स के बीच की रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं मेथड डी। तो अभी चारों मेथड है, चार मेथड के लिए हम अलग अलग से इनका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद इनके रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन के बाद प्रोसीजर, चारों मेथड्स का अलग अलग प्रोसीजर है, एंड उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, और सब अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या है इनका अलग अलग इम्प्योरिटीज के लिए अलग अलग टेस्ट हम पढ़ेंगे। सो ये इनके प्रोसीजर और जो हमारे पास रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।